स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चे। आज हम रेशोज़ को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रेशोज़ का हमने पिछली क्लास में किया था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो या लिक्विडिटी रेशोज़ किया था। आज हम अपनी सेकंड टाइप ऑफ रेशोज़ कर रहे हैं विच इज़ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ कौन सी रेशोज़ होती हैं विच टेल्स अस अबाउट वेदर द फर्म विल बी एबल टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये रेशोज़ हमें ये बताती हैं कि क्या ये फर्म जो है वो आने वाले टाइम में जो भी उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, लॉन्ग टर्म होती है बेटा जो एक साल के बाद हमने रीपे करनी होती है, क्या वो कंपनी उनको पे कर पाएगी, क्या उसकी जो पोजीशन है वो साउंड है कि नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पोजीशन के बारे में जो बताते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़। इसके अंदर हमारे 4 रेशोज़ हैं। हम पहली कर रहे हैं आज डेट टू इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट के अंदर क्या क्या आता है, डेट के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ये वैसे तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको डिटेल सब बताई हुई है, बट फिर भी एक बार देख लो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है जिनको हम 1 साल के बाद पे करते हैं। डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एंड लीव एनकैशमेंट, ये हो गया हमारा बेटा डेट। सो बेसिकली डेट का मतलब होता है नॉन सीएल, तो हम ये भी लिख सकते हैं डेट मीन्स नॉन सीएल। एंड इक्विटी मीन्स, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। अब बच्चे इक्विटी को हम 3-4 नाम है, इक्विटी है, शेयर होल्डर फंड है, नेटवर्थ है, प्रोप्राइटर फंड है, नाम अलग अलग हैं, अगेन मीनिंग सेम है। तो इनका क्या फॉर्मूला होता है, इन चारों में से कोई भी मैं नाम बोलूँ तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेज। एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं बेटा सरप्लस का डेबिट बैलेंस। अगर आपका सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेज। कई बार आपको एक दिया होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, ये भी हमारा एक तरह का फिक्टिशियस एसेट होता है जिसको हम शेयर होल्डर फंड को निकालने के टाइम माइनस कर देते हैं। ये तो बेटा हो गया अगर आप लाइबिलिटी साइड से अप्रोच करते हो तो इक्विटी कैसे निकलेगी। अगर एसेट साइड से करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, टोटल डेट में आता है सीएल प्लस नॉन सीएल, करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। अब जो हमारी बेटा डेट इक्विटी रेशो होती है, डेट इक्विटी रेशो की अगर हम आइडियल बोलें कि क्या अच्छी रेशो मानी जाती है, कि अगर एक कंपनी की हम क्या रेशो माने कि इतनी रेशो बेटर होगी, तो वी से कि जो आइडियल रेशो होती है वो होनी चाहिए 2:1। ठीक है, मतलब जो डेट है और इक्विटी की रेशो होनी चाहिए 2:1। अगर ये रेशो हाई है, अगर डेट इक्विटी रेशो हाई है, हाई डेट इक्विटी रेशो, ठीक है, ज्यादा डेट इक्विटी रेशो ज्यादा होगी, ग्रेटर द रिस्क टू द लेंडर्स। लेंडर कौन होते हैं बेटा, जो पैसे लगाते हैं, जो फर्म को देते हैं पैसे। तो उसमें लिखा है कि अगर हमारी जो डेट इक्विटी रेशो है अगर वो ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि लेंडर जो हैं वो रिस्क पर हैं। और लो द डेट इक्विटी रेशो, अगर हमारी डेट इक्विटी रेशो लो है तो लेस द रिस्क टू द लेंडर, तो लेंडर्स को उस केस में क्या होता है, कम रिस्क होता है। तो ये थी हमारी बेटा डेट इक्विटी रेशो। अब हम करेंगे सेकंड रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की जो हमारी सेकंड रेशो होती है वो होती है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, तो देखो बेटा ये नाम से इनका फॉर्मूला बन जाता है टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो में हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो सीधा नाम से पता चल रहा है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। डेट हम अभी मैंने आपको डेट बताया कि डेट क्या होता है, डेट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता है। अब बेटा टोटल एसेट्स में क्या होता है, टोटल एसेट्स में हमारे आएंगे नॉन करंट एसेट। आपको डिटेल में सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में बता चुकी हूँ, वो आप उसी के अंदर से देख लेना, प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। एंड डेट आपको पता है, अभी मैंने बता दिया, लॉन्ग टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है बच्चे, अब इसमें अगर ये इसकी कोई आइडियल रेशो नहीं है बेटा, तो इसके लिए अगर हम बता रहे हैं कि अगर ये जो डेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो है, ठीक है, अगर ये हाई आती है, हाई द रेशो
हायर सेफ्टी कवर फॉर लेंडर्स। इसका मतलब है कि अगर आपके टोटल एसेट्स डेट से ज़्यादा होंगे तो जो डेट उधार देते हैं जो कंपनी को, वो कहेंगे कि हमारा जो सेफ्टी है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर उनको सेफ्टी ज़्यादा होगी अगर ये रेशो हाई है। इसमें उल्टा है, अगर डेट इक्विटी रेशो ज़्यादा है तो लेंडर्स को ज़्यादा रिस्क है। इसमें होगा अगर ये रेशो ज़्यादा है तो लेंडर को कम रिस्क है, उनको सेफ्टी ज़्यादा है, एंड वाइस वर्सा। ठीक हो गया बच्चे? तो ये था हमारी टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। द थर्ड वन इज, इसके अंडर जो तुम्हारी थर्ड रेशो आती है प्रोप्राइटरी रेशो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशो। तो इसमें इसके प्रोप्राइटरी रेशो के एमसीक्यू में आ सकता है, चांसेस हैं इसके आने के। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इंटू 100 बेटा परसेंटेज में निकाल सकते हैं इसको, एज अ प्योर रेशो भी आप निकाल सकते हो, बट ज़्यादातर लोग प्रोप्राइटरी रेशो में प्रेफर करते हैं कि आप इसको परसेंटेज में निकालो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको कौन से उस पर निकालना है। तो प्रोप्राइटरी रेशो में बेटा आपको मैंने शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, अब हम लोगों ने अभी शेयर होल्डर फंड डिस्कस किया था पिछले वाले में, ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी वाले में, कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। टोटल एसेट्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। अब इसकी जो एनालिसिस है अ हायर प्रोप्राइटरी रेशो, अब इसकी भी कोई आइडियल रेशो नहीं होती बेटा, ठीक है, हम नॉर्मली मान के चलते हैं 60 to 70%। अब इसमें है कि अगर हमारी प्रोप्राइटरी रेशो ज़्यादा है, अ हाई प्रोप्राइटरी रेशो मीन्स एडिक्वेट सेफ्टी, ठीक है, जहां पर हमारी प्रोप्राइटरी रेशो ज़्यादा है इट इज़ एडिक्वेट सेफ्टी फॉर लेंडर्स। अब वो लेंडर्स में सीएल भी आ सकता है और नॉन सीएल भी, मतलब टोटल आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, और वाइस वर्सा, अगर लोअर प्रोप्राइटरी रेशो होगा तो लेंडर्स के लिए कम सेफ्टी है, क्योंकि देखो इसमें है कि टोटल एसेट में शेयर होल्डर का कितना हिस्सा है, जितना ज़्यादा हिस्सा होगा जो लेंडर्स होंगे वो उतना ही खुश होंगे कि भाई हमारी कंपनी जो है, जो ये कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं, जो इस कंपनी को हमने लेंड किया है उसमें रिस्क कम है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशो। उसके बाद हमारा बेटा लास्ट रेशो आ जाती है इसके अंदर, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, और इसका आंसर टाइम्स में आता है, 2 times 10 times, ठीक है, इसका आंसर बेटा टाइम्स में आएगा। जितनी ज़्यादा ये रेशो होगी, हायर द रेशो बेटर इट इज़ फॉर द लेंडर्स, ठीक है, जितनी ज़्यादा ये रेशो होगी उतना ही बेटर होगा, ठीक है, बेटर इट इज़ फॉर लेंडर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि इसमें जितनी ज़्यादा टाइम्स आंसर आएगा हम कहेंगे उतना ही ये बेटर है। अब बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का क्या मतलब होता है कि इसमें से ना इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए ना टैक्स माइनस होना चाहिए। ये नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? दिस शुड बी EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो अगर आपको बेटा ये नेट प्रॉफिट, मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन में, तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको क्वेश्चन में जो ये वाला नेट प्रॉफिट है अगर ये आफ्टर दिया हो तो इसको बिफोर कैसे बनाते हैं। आफ्टर का मतलब होता है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ये चीज़, ये आइटम इंटरेस्ट और टैक्स माइनस हो चुके हैं, हमने इसको क्या बनाना है? बिफोर। बिफोर का मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट में से ना इंटरेस्ट कम होना चाहिए ना टैक्स माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बेटा इसको समझा रही हूँ कि बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमें इसमें डाउट आता है। तो जैसे अगर आपको ये एग्जाम्पल है कि आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है बेटा 1,20,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है 1,20,000, टैक्स रेट आपको गिवन है 40%, ठीक है, एंड 10% लॉन्ग टर्म डेट है
10 लाख रुपए। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपने इनके बेसिस पर निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो अब हम सबसे पहले तो मैं आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, मतलब जितना हम डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो डिनोमिनेटर तो आई कैन इजीली कैलकुलेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट किस पर निकलता है बेटा, इंटरेस्ट निकलता है डेट के ऊपर। ये आपका अमाउंट ऑफ द डेट है, ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर लिखना चाहूं तो 10 लाख का 10%, इंटरेस्ट कितना हो गया 1 लाख। लेकिन मुझे जो प्रॉफिट गिवन है दैट इज गिवन आफ्टर टैक्स और मुझे चाहिए बिफोर टैक्स। तो एक रूल होता है बेटा, जैसे अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट गिवन है, सबसे पहले इसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट आता है बिफोर टैक्स, फिर इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स, तो वो आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये ध्यान रखना है, जब भी बेटा हम बिफोर से आफ्टर जाते हैं, पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, हम फिर टैक्स माइनस करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप पहले टैक्स माइनस कर दो। रूल इज फर्स्ट डिडक्ट इंटरेस्ट देन विल डिडक्ट टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है और मुझे यहाँ जाना है, मुझे 120 से ऊपर जाना है, मुझे यहाँ पे पहुँचना है। तो यहाँ पे मुझे आफ्टर बनाने के लिए तो मुझे माइनस करना था, मुझे जब बिफोर जाना है तो आई विल ऐड। लेकिन ऐड क्या होगा, पहले बेटा टैक्स ऐड होगा फिर इंटरेस्ट ऐड होगा, उल्टा चलते हैं। यहाँ पे पहले इंटरेस्ट माइनस हुआ फिर टैक्स माइनस हुआ, जब ऐड करना है तो पहले टैक्स ऐड होगा और फिर इंटरेस्ट ऐड होगा। अब टैक्स को कैसे ऐड करेंगे, तो वो इसका पॉइंट है, वो आप ध्यान से देखो कि हम कहेंगे कि जो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना दे रखा है बेटा, 1,20,000। ये कितने परसेंट के टैक्स के बाद है, ये 40% टैक्स के बाद है। दिस मीन्स कि अगर ये 40% के टैक्स के बाद है तो हम ये मान के चलते हैं बेटा कि अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, 100 में से 40 चला गया, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 60% पर है। 60 कैसे, 100 में से 40 चला गया, तो हम कहेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 60। लेकिन हमें कितना निकालना है, मुझे तो इसका 40 चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। तो आई से कि ये जो 1,20,000 है ये 60% पर है, तो 40% कितना होगा ये हम निकाल लेंगे, वो आएगा बेटा 80,000। ये क्या चीज़ आ गई है, ये 80,000 क्या आया है, दिस इज़ योर टैक्स। तो पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी 80,000 का टैक्स और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 लाख का इंटरेस्ट जो हमने डायरेक्टली निकाला हुआ था। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इन सबको उल्टा चल रहे हैं, ऐड कर दो बेटा 2 लाख और एक ये 3 लाख। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए। बताओ ये समझ आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, ये जो 3 लाख आया है इसको मैंने लिख दिया इधर, तो 3 लाख अपॉन 1 लाख, आंसर इज 3 टाइम्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपको आगे जाके भी बहुत काम आएगा कि बिफोर से आफ्टर कैसे जाते हैं और आफ्टर से बिफोर कैसे जाते हैं। सो आई होप जो आज मैंने आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ बताई हैं वो आपको समझ आई हों। इनकी आप कोई भी बुक जो आप फॉलो कर रहे हो, एक तो इनके बेसिक्स कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, हायर द रेशो बेटर है कि नहीं है, सब रेशोज़ की आपको सिग्निफिकेंस और सब रेशोज़ की आपको एनालिसिस आनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा एमसीक्यू में, ठीक है। सो अगली हमारी जो रेशोज़ है वो हैं टर्नओवर रेशोज़, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।